बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। एक नज्म की कुछ पंक्तियां हैं कि जब कातिल उतरे सड़कों पर, जब ताले लबों पर लग जाएं, आवाज उठाना लाजिम है, आवाज अवाम जगाना लाजिम है। आज ऐसा ही हो रहा है। देश में किसान आंदोलन है, लोग सड़कों पे बैठे हुए इस ठंड और बरसात में, और सरकार है कि अपनी धुन में मस्त है, अपना तराना गाए जा रही है, अपनी बातें की जा रही हैं। किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। बादब बा मुलाहजा में थोड़ी सी बातें आज अलग हटके, कुछ जिंदगी की बातें जिसमें किसान शामिल है। बिना किसान की जिंदगी हो सकती है क्या? किसान है तो हमारी जिंदगी है। और सियासत का बेरहम और क्रूर चेहरा, उस पर बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने और हम आपकी आवाज़ बने। आप हमारी ताकत बने, हम आपकी ताकत बने। साथ ही साथ ये भी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इसे शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही जितना संभव हो अपनी क्षमता के अनुसार बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम देश में बेहतर पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। हमारे एक सहयोगी रहे जनसत्ता में, संजय कुमार सिंह, आज उनकी पोस्ट को लेकर कुछ बातें। उन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लिखी थी, अरे दीवानों इन्हें पहचानो। किसी ने सही कहा कि किसान आंदोलन ना होता तो न मोदी अड़ते न उनका विरोध होता। उन्हें जो काम करना थे वह कर लिए। सत्ता में रखना हो रखो, नहीं रखना हो तो कौन सा उन्हें भारत को सोने की चिड़िया बनाना था। अपना घूमना हुआ, संघ के लिए अनुच्छेद 370 का काम तमाम हुआ, भाजपा के लिए हिंदू मुसलमान हुआ, गो भक्ति हुई, पार्टी मुख्यालय बना, जगह जगह पार्टी कार्यालय बना, भक्तों चेलों की कमाई हुई, नोटबंदी का प्रयोग हुआ, एक देश एक टैक्स के नाम पर जीएसटी हुआ, कारोबारी मित्रों की सेवा हुई, देश बेचना उसमें शामिल है। इसके अलावा देश को अस्थाई महंगाई मिली, छोटे कारोबारियों का पत्ता कटा, झूठे होने की पोल खुली, 56 इंची गुब्बारों की हवा निकली। फिर भी बनाए रखना है तो झेलो, अपना क्या जाता है। जो अभी तक उन्हें और भाजपा को नहीं जाने, कभी नहीं जानेंगे। जय हो। मीडिया को लेकर बार बार बातें करते रहे। इस बीच बड़ी खबर फिर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई, वहां एक गैंग रेप हो जाता है। मीडिया को 2 दिन के बाद खबर मिलती है। अगर स्थानीय पत्रकारों ने उस खबर को नहीं दिखाया होता तो देश का चैनल तो राष्ट्रभक्ति में लगा हुआ था, अपने आकाओं को खुश करने में शामिल बाजा बना हुआ था। वहां एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, उनके साथ नृशंस की हत्या कर दी जाती है, कि गुप्तांगों में रॉड घुसा दिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह दिल्ली में निर्भया की। और पुलिस, वही ठोक दो वाली पुलिस जो आजकल लव जिहाद के नाम पे युवाओं को और मुसलमानों को धर पकड़ रही है, उस पुलिस ने FIR तक करने की जहमत नहीं की। 2 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उससे उस प्रदेश के सरकार के निज़ाम को समझा जा सकता है कि सरकार वहां किस तरह से चलती। नाम बदलने से और लव जिहाद जैसी बातें करने से सरकारें नहीं चलती है। सरकारें चलाने के लिए वहां आत्म शक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना और एक खास फिरकों को टारगेट करके कानून बना देने से सरकारें नहीं चलती। सरकारें चलाने के लिए सरकार नीयत ठीक होनी चाहिए, चाहे वो हाथरस की घटना हो
कि आप बदायूं की यार लगातार आप कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या हम दूसरे मामले हो, हम तमाम देखते रहे कि लगातार महिलाएं खासकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बम बम है, शहरों के नाम बदलने में लगे हैं, लव जिहाद कानून बना रहे हैं, दूसरे कानून बना रहे हैं, लेकिन इन कानूनों से होता क्या है? आज भी उनके राज्य में महिलाएं इसी तरह से मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, और एक टीएम जिस हाथरस में जघन्य कांड होता और जिसको सीबीआई, जिसे बाद में क्या बताती है अदालत को कि हाँ उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई की गई, जिसे डीएम बार बार झुठलाते रहे, उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करते रहे, मीडिया से मिलने से रोका जाता रहा, उस सरकार में महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। पता नहीं ये बलात्कार करने वाले कौन, किस किस तरह के कपड़े पहने हुए, पता नहीं मोदी जी इन लोगों को कपड़ों से पहचान रहे हैं या नहीं रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ इन कपड़ों से पहचान रहे हैं या नहीं रहे। सिर्फ लव जिहाद पे कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। पुलिस लगी हुई है, मुसलमान बच्चे शादी कर रहे हैं, उनको उठा लिया। कई घटनाएं हुई, इस पर कभी फिर बाद में विस्तार से चर्चा। लेकिन इस बीच मीडिया, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मीडिया में पिछले साल 2020 में 2020 में 40 बड़ी खबरें दिखाई गई जो गलत निकली। फिर 17 साल के गोलीबाज, यानी वही जिसने शाहीन बाग में गोली चलाई थी, कपिल गुर्जर, हम तमाम आप भी जानते हो, व्यस्त होते ही पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा, तो बच्चे पढ़ेंगे किस लिए? अपने बच्चों को संभालिए, समझाइए, नहीं तो भविष्य तो उनका चौपट है ही। और इन सबसे अलग संजय सिंह की भाषा में बात करूं कि पीएम केयर्स फंड तो जो है सो है ही है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधान सेवक जितने इतने चीनी कंपनियों से पैसे स्वीकार किए। तो इसी तरह का मामला लगातार चल रहा है। उर्दू एक सूफी संत हुए, बहुत बुजुर्ग रहे इस देश में सूफी संतों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। उनकी एक बात याद आ रही, और अपनी बात से ख़त्म करेंगे। और गौर कीजिएगा कि देश में जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, देश में जिस तरह से सरकार चल रही है, किसानों पे जिस तरह से गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उस सर्दी से लोग ठिठुर कर रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन सरकार अपने हिटलर, अपनी तानाशाही रवैये पर अड़ी हुई है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई, कोविड से 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री को एक शब्द भी ट्वीट करने की फुर्सत नहीं मिली। न उन 60 किसानों की मौत पर उनकी आंखों से आंसू निकला, हाँ, लेकिन जियो टावर्स कि जब क्षतिग्रस्त किया गया, किसान लोगों ने जब जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। कॉरपोरेट घरानों से याराना और किसानों से दुश्मनाना। एक क्यों प्रधानमंत्री जी, आप सुनते क्यों नहीं हैं उनकी? और एक एंकर ने पूछा था आपसे, याद है ना, आपका इंटरव्यू करते कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। सवाल ये है कि आप किस तरह की सरकार चलाना चाहते हैं देश में, किस तरह का रवैया अपनाना चाहते हैं अपने किसानों को लेकर। आप भले नहीं थकते हो, किसान भी थकने वाला नहीं है, क्योंकि वह है तो जीवन है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहिब इख्तियार हो जाने से होता है। देश आज इसी से गुजर रहा है। आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। फिलहाल एक फिल्म की ये दृश्य जरूर देखें, इसमें किसान बिल को लेकर बहुत सारी बातें अपने आप साफ हो जाती हैं।
आसानी से समझ जाइएगा, एक पुरानी फिल्म का एक दृश्य है। लेकिन ये किसान कानून, जो कृषि कानून बनाया और जो हठधर्मिता पर अड़ी हुई है सरकार, जिसे लेकर पिछले 40 दिनों से बिहार देश में प्रदर्शन चल रहा है, उसे समझने में इससे बेहतर दृश्य आपने नहीं देखा होगा। देखें, समझे और किसानों की पीड़ा को समझे और सरकार के पाखंड को भी। भाई हरदयाल, कुछ पता चला कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में हैं। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के। ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नमस्ते नंबर साहब। 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। 35 नंबर। 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडी ठाकुर साहब की है जी। हाँ, क्या गेहूं है? ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख इंस्पेक्टर दे। साहब, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी जी ठाकुर साहब। सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बतौर ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो। तो 1 क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था। मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई, उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे।